आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर सचिन कुमार जी, जो फाउंडर हैं सत्तूज के, और उनका विज़न है कि सत्तूज को पूरी दुनिया तक ले जाएं, और वो सपोर्ट करते हैं मेड इन बिहार प्रोडक्ट्स का। और क्या क्या उनकी फ्यूचर प्लान्स है वो जानने की कोशिश करेंगे, और उनका क्या जर्नी रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है आज के हमारे ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हाँ, तो आपने स्टार्ट किया है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिहार से फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, और आपने सत्तूज कंपनी का फॉर्मेशन किया था। तो एक्चुअली सत्तू को बनाने में आपका क्या मोटिव रहा, कैसे आपने सत्तू को बनाने के लिए स्टार्ट किया, क्या आपका आइडिया था? 2018 में हम लोगों ने एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें मेरे साथ आर्यन, रौनक, सितेश, ये लोग स्टार्ट किए हमारे साथ। एंड हम लोगों ने मिलके एक विजन रखा है कि अपने गांव से, अपने बिहार से जो भी अच्छा फूड एंड बेवरेजेस है उसका ब्रांड बना के वर्ल्ड वाइड बेचें। इसमें मेरे एक और मित्र हैं राजीव, और एक मित्र हैं जो सिंगापुर में बेस्ड हैं, प्रभात। उन लोगों ने भी मदद करी शुरुआती दिनों से ही। तो हम लोग सबने मिलके एक सोच रखी है कि अपने बिहार के प्रोडक्ट्स को लोग बाहर नहीं जानते हैं, उनके बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलके इसको फेमस करें और इतना आसान बना दें कि कोई भी उसको कंज्यूम कर सके। तो सत्तूज हम लोगों की पहली पहल है, जिसमें हम लोग सत्तू को एज अ हेल्दी फूड एंड बेवरेज वर्ल्ड वाइड बेचना चाहते हैं। और अभी से 2 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि सत्तू में कोई फ्लेवर हो सकता है। तो हम लोगों ने फ्लेवर्ड सत्तू निकाला एंड रेडी टू मिक्स, रेडी टू ड्रिंक वाली चीजें बनाई। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है सभी से। अच्छा, तो एक्चुअली जब सत्तूज बना रहे थे, तो सत्तूज बनाने के पीछे क्या आइडिया था, कैसे आपको ख्याल आया कि हमको कुछ अगर एंटरप्रेन्योरशिप में करना है तो एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ही जाना है? क्या आपको पहले से कुछ या उस क्षेत्र में आप पढ़ाई किए हुए थे, या फिर एक फैमिली का एक क्या बोल सकते हैं, फैमिली बिजनेस था, या फिर कैसे आपने वो एरिया में जाने के? स्टार्टअप कोई भी जो करता है ना, तो उसका एक सबसे पहला रूल होता है कि वो पैशनेट होता है। तो शुरू से आप कह सकते हैं बचपन से मैं पैशनेट रहा हूँ बिहार को लेके, बिहार के फूड्स को लेके, अपने जगह के कल्चर को लेके। तो इस चीज में हम लोगों ने जैसे शुरुआत में ही बिहार का जो ब्रांडिंग करना था, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि अपने हर बॉक्स पे, हर जगह पे हम लोग मेड इन बिहार लिखेंगे। तो मेड इन बिहार लिखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था कि शायद लोगों को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। बट हम लोगों ने हमेशा ये रखा है कि मेड इन बिहार चीज़ों को आगे ले जाएं और आगे ले जाते रहेंगे। तो एज सच हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा आगे, बट ये सोच लिया था कि अपनी मेहनत करते रहना, अपनी जो ईमानदारी होती है ना वो मेंटेन रखना है, मेहनत चालू रखनी है और काम करते रहना है, चाहे जो। तो एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी बिजनेस देख के या पैसा देख के ये नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा अपने पैशन को लेके, और एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है जिसको लेके लोग कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो किसी भी हाल में आगे बढ़ेंगे। उनके साथ पैसा कुछ बहुत बड़ा मतलब एक जरूरत नहीं होती है कि नहीं पैसा रहेगा तो ही काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अभी क्या चल रहा है ना कि लोग जो क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, शुरुआती से देखा जाए तो जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए थे, स्कूल में थे, उसके बाद स्कूल के बाद मैट्रिक एग्जाम दिए, उसके बाद एक तरह से वो पैटर्न बन जाता है हम लोग का कि या तो 12th का एग्जाम देके कंपटीशन का तैयारी करो, मेन चीज, और नहीं तो अगर कोई। बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं जैसे हर बिहारी घर में जो बच्चा पैदा होता है ना, लड़का पैदा हुआ तो बेटा ये तो मतलब या तो इंजीनियर बनेगा, नहीं तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, नहीं तो कोई सरकारी अफसर तो जरूर बनेगा, बैंक पीओ निकाल लेगा, और उसका रेट फिक्स हो जाता है। इसी तरह लड़की होती है तो भैया इसको भाई अब डेंटल में जाएगी, नहीं तो डॉक्टर बनेगी,
अरे तो हाउसवाइफ बनेगी, यही बनेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते। तो हर घर में माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरे बेटा का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो जाए, वो किसी तरह फिक्स इनकम में आ जाए, सरकारी नौकरी ले ले, चाहे घूस देके क्यों ना ले ले, चाहे कुछ करके क्यों ना ले ले, लेकिन उसको मन नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की तरफ कोई नहीं धकेलना चाहता। यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अच्छा कुछ नहीं कर पाया, चलो अब दुकान खुलवा देते हैं या फिर धंधा करा देते हैं या कोई बिजनेस में डाल देते हैं। तो बिल्कुल। हम लोग क्या शुरू से यही चीज यही दृष्टि रही है, बट अब हम लोगों का एक टारगेट है कि नहीं, इस चीज में आने वाले लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको एडमायर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और सब मिलके आगे बढ़े, कोई अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आपका क्या उस टाइप से अगर देखा जाए कि जब आप स्कूल में थे तो आपका क्या सोच था एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, या फिर एक अपना? मेरा सच्चाई जानना चाहिएगा मेरे बारे में तो क्लास 6 में ही शायद मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई कर ली, 9-10 के मैथ्स सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पढ़ने में मैं मतलब हो सकता है ओवर एवब एवरेज था, तो मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नहीं होता हर तरह की किताबें पढ़ना, हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ना और अपने सिलेबस के जो बुक्स होते थे वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया करता था। तो क्लास 6 तक आते आते मैंने ऑलमोस्ट 12 तक के मैथ्स तक में पहुंच गया था। तो आई रियलाइज कि नहीं, आप पढ़ना तो पैशन है, अच्छी बात है, और तब भी जाके मैंने नहीं होता पापा मम्मी को बोल दिया कि इन सब पढ़ाई करना अप्लाई करके मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो माँ बाप तुरंत समझा देते हैं उस समय कि पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, अच्छे स्कूल में पढ़ लो। सैनिक स्कूल के लिए मैं पढ़ता था, तो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता था, एक पैशन भी होता था कि भाई कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली लगाया जाए। बट होता क्या है, उस एज में आप डिसीजन ले नहीं सकते, आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है। आप फिर पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उनके हिसाब से आगे का यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये सब मैंने किया। क्रॉस करने के बाद फाइनली जब एमबीए के बाद एक जॉब लग गई, तो मैंने सोचा यार पिछला 25 साल तो सिर्फ पापा मम्मी को खुश करने में या सब फैमिली मेंबर्स को खुश करने में बिता दिया, और अगला जो 25 साल होगा वो शायद बीवी को खुश करने और बच्चों को खुश करने में बीत जाएगा। तो हमारी खुशी कब आएगी या हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कब आएगा कि हमने जो चाहा सोचा वो कब करेंगे। तो एक डिसीजन लिया मैंने बॉम्बे में जॉब करते समय कि नहीं, अब जो करना है ना वो अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने बिहार के लिए करना है। तो सबने कहा यार तुम जॉब कर रहे हो, शादी कर लो, अच्छा रहेगा, अच्छी लड़की मिलेगी। ये भी अपने यहाँ बिहार में कल्चर है कि लड़का अगर जॉब में है तो उसका वैल्यू होता है, कि शादी अच्छी जगह होती है, अच्छी लड़की मिलती है। बट मैंने सोचा नहीं, ये तो धोखा होगा ना। मान लो आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो जॉब वाला दिखा के, और आप अंदर से जॉब करने वाले लोग हो नहीं, आपका पैशन है कि आप बिजनेस करो, तो लड़की के साथ तो धोखा हो जाएगा। तो मैं आ गया जॉब छोड़ के वापस अपने घर मधुबनी। तो वहां से फिर फाइट थोड़ी शुरू हुई फैमिली में। होता नहीं, आप दुखी होते, इतना पढ़ लिख करके जॉब छोड़ के वापस क्यों आ गया, अब तो शायद इसकी अच्छी लड़की से शादी भी नहीं होगी। बट लकीली पापा को पहली लड़की मिली, मेरी वाइफ रिचा, और फर्स्ट लड़की देख के ही शादी हो गई। मैंने उनको साफ साफ बोल दिया था उसी दिन, डे 1 मेरा जब मुलाकात होती है तो मैंने बोला देखो मैं जॉब छोड़ के आया हूँ और कभी आगे जॉब करूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एक सब्जी का ठेला या एक चाय की दुकान या कुछ भी कर लूंगा, बट जॉब नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ओके डन, तो शादी हो गई। एंड उसके बाद फिर होता है फैमिली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो कैरी करना करते करते होते। 2018 में एक अच्छी टीम मिल गई। मैं कहूँगा मैं लकी था उस मामले में कि मुझे साला नहीं होता है, और उसके साथ जितने फ्रेंड्स थे वो साले लोग जितने थे, तो उनमें आर्यन, सिद्धेश, रौनक का नाम लूंगा, ये लोग हमारे पहले इन्वेस्टर बने। मतलब फर्स्ट पर्सन वाज आर्यन, जिसने आके मुझे अपनी सेविंग साथ में दी कि जीजा जी आप जो भी कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ और आपको जितना मेहनत करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर रौनक नेक्स्ट डे आए, उन्होंने पैसा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की। इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि आपने काम भी किए हैं मुंबई में, तो आपने वो कैसे डिसाइड किया, कैसे आप वहाँ एक पहले से जब बचपन से आप सोच रहे थे कि बिजनेस करना है, फिर आपने कैसे मूव किया एक जॉब की? क्या बॉम्बे जो है ना आपको, हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एमबीए के टाइम में मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, ऑलमोस्ट जितने भी ऑटोबायोग्राफीज थी। अच्छा क्या था, हमारे यहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ता था और मजा भी आता था मुझे पढ़ने।
लकीली उस टाइम पे टाई एक फोरम हुआ करता था, और अभी भी टाई बहुत अच्छा फोरम है जो द इंडस एंटरप्रेन्योर करके होता है। उसमें बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें होती हैं, लोग मिलते हैं, आपको उसके स्टोरी को जानना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो बॉम्बे में मैं उसका एक्टिव मेंबर रहा एज ए स्टूडेंट मेंबर। एंड उसके बाद मुझे लगा नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं, और बॉम्बे आपको मतलब बिजनेस समझा देता है कि पूरे इंडिया का ट्रेड कैसे चल रहा है, सेंसेक्स कैसे चल रहा है, निफ्टी कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे हो रहा है, कोई छोटा सी चीज या कोई छोटा सा आइडिया से बड़ा बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बॉम्बे में 6 महीने 8 महीने वो सब चीज देखते देखते समझ में आ गया कि नहीं, कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आज करूंगा तो 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। एक बात 100% तय करना होगा, जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं या स्टार्टअप में आते हैं, उनको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपके पास एक वक्त की रोटी ना हो, या आपके पास वो स्टेटस या पावर या प्रेस्टीज भी ना हो, बट आप अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। आपको अगला 10 साल देना पड़ेगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, मिनिमम। बिल्कुल। तो यही है स्टोरी हमारी। आपने कहा कि बॉम्बे में जब थे तब आप टाई का एक्टिव मेंबर थे, तो अभी देखा जाए कि बिहार में कुछ ऐसा कम्युनिटी है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है। जैसे टाई हम ही मेंबर है, चेन्नई में स्टूडेंट मेंबर है, वहाँ पे वो लोग इस टाइप के इवेंट कराता है, और इस टाइप का इवेंट कराता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनको एक मौका मिलता है और बढ़िया से जानने का, जो लोग इंडस्ट्री में हैं। क्या अपने बिहार में भी अब है, अब बिहार में एक स्टार्टअप कल्चर बन गया है। आज के डेट में कोई भी बंदा है, कोई भी लड़की अगर चाहे कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बहुत सारे फोरम है। आपको BIA में आ सकते हैं, BEA में आ सकते हैं। इनफैक्ट हर अच्छे इंस्टीट्यूशन का अपना इंक्यूबेशन सेंटर अब सरकार ने दे दिया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत फास्ट सब कुछ होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज वो एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप सबसे पहले पेशेंस का गेम है। आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इसमें ना घुसे। बिल्कुल बिल्कुल। इंक्यूबेशन का क्या रोल होता है एक देखा जाए एंटरप्रेन्योर के जीवन में, जब वो कुछ स्टार्ट करता है तो किस टाइप का? बहुत रोल होता है। आप एक चीज सोचिए ना, आप और हम इंडिविजुअल हैं, आपकी और मेरी अपनी एक कैपेसिटी है, राइट। हर आदमी ये अगर सोच ले कि मुझे सब आता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। किसी भी आदमी को 100% नॉलेज नहीं हो सकता, राइट। तो इंक्यूबेशन से या ऐसे फोरम में जाने से, मैं आपको लाइव मतलब अपनी लाइफ की एग्जांपल दूंगा। BIA जाने से मुझे बहुत मदद मिली, BEA जाने से मुझे बहुत मदद मिली, और IIM कलकत्ता हमारा इन्वेस्टमेंट पार्टनर बना, इंडियन एंजल नेटवर्क हमारा इंडियन पार्टनर बना, मतलब इन्वेस्टमेंट पार्टनर बना, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इन लोगों ने खुद अपनी फंडिंग हमें दी। मतलब ऐसा रेयर हुआ कि बिहार के स्टार्टअप को बिहार के लोगों ने ही फंडिंग करी। फर्स्ट केस था, मुझे लगता है सत्तूज वाज द फर्स्ट स्टार्टअप जिसमें बिहार के ही इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपना इन्वेस्टमेंट डाला, और वो हिट करना और आगे जाके उसको और बड़ा करना, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला 2 साल, अगला 5 साल, अगला 10 साल हम अपनी लाइफ का देना चाहते हैं और देते रहेंगे जब तक हम उसको क्लिक करके हिट न करा दें। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये, बट स्टिल एक बात तो अप्रिशिएट करने लायक है बिहार में कि लोग अब स्टार्टअप को अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर कहीं होता है, और सरकार भी आप सपोर्ट करती है, ये अच्छी बात है ना। इंडियन गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, सब सपोर्ट करते हैं। तो इससे अच्छा टाइम स्टार्टअप करने के लिए नहीं था और नहीं होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ऐसा भी हुआ है ना कि बहुत सारा कॉलेज भी ऐसा है जो कि मतलब आउटसाइड जो भी जिनके पास भी आइडिया है ना, वो लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और अगर लीगल सपोर्ट चाहिए तो वो लोग खुद प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, मैं आपके स्टॉक शो के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा या लड़की, या नहीं होता एक लड़का या लड़की अगर 20 साल के एज में है, 20 से 25 या 30 साल के एज के अंदर अगर आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का और बड़ा करना चाहते हैं, कुछ रिवोल्यूशनरी करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप ज्वाइन करिए। हो सकता है आपको बहुत बड़ी सैलरी ना मिले इनिशियली, बट आपको सीखने के लिए, आपको काम करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। जो लोग बोलते हैं इंटर्नशिप कहाँ करें, तो स्टार्टअप में करिए। आपके ऊपर लोड बहुत होगा, आपको सीखना बहुत पड़ेगा, और ये आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएगा।
क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमारी बुक पे पढ़ाया जाता है वो शायद लाइफ में बहुत कम अप्लाई होता है, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप रोड पे चल के, ट्रेड में घुस के, बिजनेस में जाके धक्के खा के सीखते हैं ना, वो लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होता है। इंटर्नशिप के बारे में बोले ना, तो इंटर्नशिप के लिए लोग अभी जागरूक हैं कि पहले हम लोग जब कॉलेज में थे, उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस टाइम इंटर्नशिप का उतना चलन नहीं था, वो लोग इंटर्नशिप हम लोग भी नहीं किए थे। लेकिन अब देख रहे हैं लोग हर एक सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप करते हैं, या फिर वो स्टार्टअप को और मल्टीनेशनल कंपनी में हो जाता है, तब तो सही है। और एक करना चाहिए कि वो एक तरीका है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। शायद हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय इन सब चीज़ों का कल्चर नहीं था, बट आज के डेट में बहुत अच्छी बात है कि लोगों को यंग एज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाता है। अभी तो ये भी देखने को मिलता है, खास करके बिहार में, जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में नहीं है, तो जैसे कि आर्ट्स और साइंस करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा होता है ना कि वो एक कॉलेज में एडमिशन अगर 10th 12 हो गया है तो फिर आगे का ऐसा सोचते हैं कि अगर ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवा लिए हैं तो साइड से वो एक तरह से कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो जाता है ना, अगर उनका फिर भी जॉब नहीं लगता है, तब वो फिर एक या तो फैमिली का जो बिजनेस होता है, जिसे आप बोले शुरुआत में कि दुकान करते हैं, या फिर इस टाइप से लोग इंटरप्रेन्योरशिप को लेते हैं। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा किसी का डिसीजन सही है गलत है। आप अगर जॉब करना चाहते हैं या आप दुकान खोलना चाहते हैं या आप जो करना चाहते हैं, बट एक बात हर युवा को सोचनी चाहिए जॉब अप्लाई करने से पहले, या जॉब अप्लाई करने के दौरान, या अपनी लाइफ के पढ़ाई के टाइम के दौरान, कि उसके पास एक लाइफ है, एक ही जिंदगी है, राइट। हर आदमी एक बार जिएगा और मरेगा ही मरेगा, गारंटी। बट क्या उस लाइफ में उसने वो चेंज लाया जो चाहता था कि वो लाए? क्या वो कर पाया? क्या वो कुछ क्रिएट करके जा रहा है या नहीं जा रहा है? मुझे इतना भरोसा है कि मुझे अगर कुछ हो जाता है या मैं नहीं रहता हूँ, तो मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत कि मैंने जो चाहा वो कम से कम क्रिएट किया। अब इसके पीछे जितना स्ट्रगल रहा है वो मैंने झेला है, वो आगे भी झेलूंगा। आज ही इनफैक्ट बताता हूँ, मैं शाम में एक मीटिंग में गया था। एक बहुत बड़े लॉयर के मतलब लड़के थे, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, काफी पैसा उनके पास है। एंड आज जब मीटिंग हुई तो उन्होंने सिर्फ मतलब जो पहली लाइन उन्होंने बोली ना, सचिन भाई पिछले 18-20 साल से मैंने बहुत पैसा कमाया, बट पता है विथ जीरो सेटिस्फैक्शन। और आपको देख के आज लगता है कि आपने बहुत सेटिस्फैक्शन कमा लिया है, भले ही पैसा हो ना। मैंने कहा सर, तो ये बात हर युवा को सोचनी चाहिए कि क्या जो आप करना चाहते थे वो आपने किया, या हार मान के या एडजस्ट करके आप सेटलमेंट पे चले गए। एक तरह से ये भी एक और प्रेशर होता है जब युवा आते हैं, तो उस टाइम एक फैमिली प्रेशर आ जाता है कि हाँ अब ये ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ाई लिखाई हो गया। बात बताइए, आप युवा हैं तब आपको प्रेशर है भाई, शादी करके देख लो उसके बाद क्या प्रेशर होता है आपको और पता चल जाएगा। तो युवा है तो कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज आपको कोई लाइबिलिटीज नहीं, राइट। आपके कोई बच्चे नहीं है जिसको आपको पढ़ाना है, कपड़े देने हैं, खिलाना है। तो जब आप युवा हैं तभी आप डिसाइड करेंगे लाइफ में। हम लोग क्या सबसे बड़ी फिलॉसफी मतलब जो गड़बड़ चीज मुझे लगती है कि 18 साल से लेके और 28 साल का जो एज ग्रुप है ना, वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाता है। उसके डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे शादी कौन करेगी, किससे करेगा, तो वो उस माँ बाप डिसाइड करने वाले होंगे, चाहे वो लड़का उसको पसंद हो, चाहे वो लड़की उसको पसंद ना हो। तो ये डिसीजन मेकिंग ना कम से कम 18 साल के बाद बच्चों को अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको लव मैरिज कर लेनी चाहिए। जब आप मैरिज का डिसीजन खुद लेते हैं, जब आप सब चीज खुद करते हैं, कपड़े का डिसीजन खुद लेते हैं, तो ओवरऑल देख के आप अपने करियर का भी डिसीजन ले सकते हैं, राइट। आपको जॉब करनी है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो चेंज लाना है, वो चेंज लाने के पीछे जरूर एक बार मेहनत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है अभी बिहार कुछ ना, आप और हम कोक और पेप्सी कब से पी रहे हैं, राइट। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान या ग्लूकॉन डी कितने सालों से पी रहे हैं? तो बचपन से चलता है सब लोग का। तू क्यों नहीं पिला पाया इस तरह सबको हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में ब्रेन का और पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में एक से एक ब्रेन,
बिहार के लोग मेहनती जबरदस्त होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी और संस्थानों या मिनिस्ट्री को चलाने का काम बिहारी करता है, राइट? तो हम लोग अभी तक पूरे वर्ल्ड को सत्तू नहीं पिला पाए, तो क्या किए बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा टारगेट है कि पूरी दुनिया को सत्तू पिला देना। तो पूरी दुनिया को सत्तू पिलाना है। और फिर आप फ्यूचर में क्या सोचते हैं, अगर कोई भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं बिहार से, तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी आपको दिख रहा है कि क्या क्या किस टाइप से इन्वायरमेंट उनको दें ताकि वो जॉब की जगह वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे, या फिर क्या क्या आपको गैप? वो खुद करना पड़ता है, आपको कोई करके नहीं देगा। आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, आपको अपना एम अचीव करना है। मैं ये बात 100% बोलना चाहूँगा, सच्चाई है कि आप जब सोचते हैं ना तो बहुत आसान होता है, बट जब आप करने जाते हैं तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा मतलब हार्ड होता है। और जब आप धक्के खा के वापस गिरते हैं तो और 100 टाइम्स हार्ड हो जाता है कि भैया वापस खड़ा कैसे हूँ और वापस कैसे दौड़ने जाऊँ। तो इस मैदान में कूदने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना होगा, चाहे कितना भी धक्का खाऊंगा, वापस उठ के दौड़ूंगा ही दौड़ूंगा। आपका जब ये फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था तब एक चीज और मैं गौर किया कि आपने ऑलरेडी आपने ये गट नट और गो रूरल 2 कंपनी ऑलरेडी के पास है, तो वो दोनों क्या करते हैं? गो रूरल हमारी कंपनी का नाम गो रूरल है, क्योंकि गो रूरल फूड्स एंड बेवरेजेस हमने इसलिए रखा है कि आपको गांव की तरफ लेके जाएंगे। हमारा कहना है कि गांव का जो फूड एंड बेवरेजेस है, गांव की जो संस्कृति है, गांव का जो रहन सहन है, अगर आप उसको देख लें, अपना लें अपनी लाइफ में, तो आपके लाइफ का 50 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वाई नॉट हम लोग अपने गांव के, जैसे सत्तू को हम लोग लॉन्च किया है, अभी मखाने को एक नए तरीके से लॉन्च किया हमने कटनट के रूप में, और धीरे धीरे हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि हर गांव के एक अच्छे फूड को या अच्छे बेवरेजेस को ब्रांड करके अच्छे से पैकेजिंग करके हम लोग वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हैं। तो यही हमारा टारगेट है कि फूड एंड बेवरेज में आप और सा प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं। बहुत जल्द आपको और दिखेगा, बहुत सारी चीजें हम लोग खुल के नहीं अभी बता सकते, बट सत्तूज वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव, गटनट इज द सेकंड। बहुत जल्द आपको हमारा थर्ड इनिशिएटिव भी नजर आएगा। हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग यही जानते हैं कि दिन रात एक करके मेहनत करनी है, चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, बट काम करना चालू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहें कि एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं डे टू डे, कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे कि एक मेंटल प्रेशर रहता है कि वो क्या करें, अब आगे क्या करें, छोड़ें, रुकें, क्या करें। तो फिर वो सब सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप मोटिवेटेड हमेशा कैसे रहते हैं कि आगे हमको और बढ़िया करना है, कुछ भी हो जाए फिर हमको आगे बढ़िया ही करना है? मैं बताता हूँ ना, हर एक महीने में कुछ न कुछ नई मुसीबत जरूर आती है, और जब भी बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना, जब एकदम जीरो या माइनस पे पॉइंट आ जाता है कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तभी कुछ नया अच्छा होता है। क्यों होता है? मतलब ये प्रेशर जब आप तक झेलेंगे नहीं, जब तक कोयले पे सबसे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो हीरे में कन्वर्ट नहीं होगा। सोना तपेगा तभी सोना बनेगा, राइट? तो इन सब चीजों से मैं मोटिवेटेड होता रहता हूँ हमेशा। बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है कभी कभी कि यार इतने जगह पे मेहनत किया, यहाँ रिजल्ट नहीं आया, बट ऑल ऑफ द सडन कहीं ना कहीं जहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं किया था वहां से रिजल्ट आ जाता है। आप लॉकडाउन का एग्जाम्पल लीजिए, हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर में दिल्ली शिफ्ट किए, नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक दिल्ली में रहे, मेहनत करी, पूरा बैकग्राउंड तैयारी किया कि कैसे काम करेंगे, और मार्च में लॉकडाउन हो गया, वापस आना पड़ा पटना और मधुबनी। तो फ्रस्ट्रेशन तो था ही, ऐसे भी खर्च हुए बहुत। तो जून में जाके ऑटोमेटिकली हमें एक बहुत बड़ा 10,000 मतलब केसेस का ऑर्डर मिल गया। अब उस लॉकडाउन में हम लोगों ने 10,000 डिलीवर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये हमेशा होता है लाइफ में। सी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप फ्रस्ट्रेशन फील करके छोड़ देंगे, तो आप कभी लकी नहीं बन पाएंगे। तो बोलते हैं लोग कि ये बहुत लकी था, इसका सितारा चमक गया। भाई सितारा तभी चमका जब आप नहीं देख रहे थे, तो वो मेहनत कर रहा था। तो अगर आपको चमकना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत और नहीं होता है, लगे रहना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते। जिस दिन छोड़ दिया कहानी खत्म हो गई। जब तक नहीं छोड़ा है ना, तब तक कहानी नहीं आपके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला।
ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहें कि एंटरप्रेन्योर्स का डे टू डे लाइफ क्या होता है, डेली बेसिस पे वो किस टाइप से काम को करता है ताकि वो सोते टाइम उनको महसूस हो कि आज हम कुछ अच्छा किए हैं और कल फिर इससे अच्छा करेंगे। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, खासकर हम लोग के बिहार में आप कभी भी सिर्फ बिजनेस या सबसे कट के अलग से धंधा नहीं कर सकते। एक एंटरप्रेन्योर एक बेटा भी होता है या एक बेटी भी होती है, एक पति भी होता है, पत्नी भी होती है, एक पिता भी होता है या माँ भी होती है, भाई भी है, बहन भी है। तो उसका अलग अलग रोल है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे, राइट? उस 24 घंटे में आपको ये सारे रोल्स निभाने हैं। और उसके अलावा सामाजिक जितने भी जगह आप कनेक्टेड हैं, जितने भी जगह आपको जाना जरूरी है, जितने लोगों से मिलना जरूरी है, तो बहुत कम घंटा बच पाता है एंटरप्रेन्योर के पास जो वो एक्चुअली प्रोडक्टिवली यूज कर सकते। ये लाइफ में रियल प्रॉब्लम है। ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई आपको ये सब भी हैंडल करना पड़ेगा और तब आप एंटरप्रेन्योर बनिए। एंटरप्रेन्योर बनेगा तो लोग यही समझते हैं भैया ऑफिस मिल जाएगा, 24 घंटा लैपटॉप पे बैठेंगे, काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपको अपना बेटे का रोल, अपने पापा का रोल, अपने भाई का रोल, अपनी बहन का रोल, अपनी माँ का रोल, सब रोल निभाने पड़ेंगे और उसके बाद भी आपको चमकना है आगे। तो वही समझिए कि हर फन मौला और खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हंसते खेलते हो भी, दुखी नहीं हो सकते आप। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो हम लोग को सुन रहे हैं, जो भी ऑडियंस यहाँ पे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर जो जिनके पास आइडिया है और वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो क्या एडवाइस दीजिएगा? कि सबसे पहले चीज है अपने आप को थर्मामीटर लगा के चेक कर लीजिए कि आप रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। क्या पूरी दुनिया एक तरफ होगी तब भी आप अकेले चलने की ताकत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या आपके डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है? जैसे मान लिया आज मैंने डिसाइड किया, मेरे पापा सामने से फायर हो गए, गुस्सा हो गए मान लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा डिसाइड कर लिया, मैं उसको मतलब नहीं होता पढ़ाया लिखाया, तो वो सब झेलने के लिए आप रेडी हैं तो आप ठीक, तब आप बनिए करिए। क्योंकि आपका डिसीजन अगर किसी और ने चेंज कर दिया तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरे हर लाइफ में हर दिक्कत में आपको मतलब कठिन से कठिन सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपको लोग नहीं उल्टा सीधा बोले कि तो सटिया गया है, तो पगला गया है। भैया ये सब क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर। हाँ, अगर आप ये सब करेंगे ही तभी आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट सिंपल बात है, अगर आप कोयला हैं, हम सब कोयला है, मिट्टी में बने हैं, सब कुछ है। हीरा बनना तभी पॉसिबल है जब आप प्रेशर हैंडल करना सीखें, और वो भी हंसते हुए। आप रो नहीं सकते, रुकना तो है ही नहीं, बट आपको रोना भी नहीं, आप हंसते चलते आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे ह्यूमन्स ऑफ बिहार शो में अपना टाइम देने के लिए और आप ये टॉक शो। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।